This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any document which is available for public. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी किसी और देश की नहीं बल्कि अपने देश भारत की है। ये कहानी नोएडा के एक छोटे से गांव निठारी के एक ऐसे आदमखोर इंसान की है जिसने 19 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, उनके साथ रेप किया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो उनके मांस को पका के खा गया। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। ये बात है साल 2006 की। निठारी नोएडा के सेक्टर 31 में एक छोटा सा गांव है। तो 2006 में निठारी के आसपास के गांव से छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगते हैं। तो उनके माता पिता जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो पुलिस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और कहती है कि वो इधर उधर चले गए होंगे। जो बच्चे गायब हुए थे उनके माता पिता गरीब थे तो वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो माता पिता खुद ही तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। उसी दौरान 7 मई 2006 को बच्चों के लापता होने के बाद एक 20 साल की लड़की जिसका नाम पायल रहता है वो गायब हो जाती है। जब देर रात तक पायल घर नहीं जाती है तो उसके पिता नंदलाल पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, जिसपे पुलिस यह कहती है कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और फिर एक बार पुलिस जांच नहीं करती है। लेकिन पायल के पिता नंदलाल ने खुद साहस दिखाते हुए पायल को ढूंढते हैं। तभी नंदलाल को वह रिक्शा वाला मिल जाता है जिस पर बैठकर पायल घर से निकली थी। तो उस रिक्शा वाले से नंदलाल पूछते हैं कि तुमने मेरी बेटी को लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था। तो रिक्शा वाला बताता है कि वह सेक्टर 31 के D5 कोठी के सामने वह उतरी थी और बोली कि अंदर से पैसा लेकर आ रही हूँ, लेकिन वह जाने के बाद काफी देर तक वह बाहर नहीं आई। तो रिक्शा वाला दरवाजा खटखटाता है तो एक आदमी बाहर निकलकर आता है और वह कहता है कि वह लड़की कब की चली गई है। तो रिक्शा वाला नंदलाल से कहता है कि वह लड़की अंदर जाने के बाद बाहर आई ही नहीं, क्योंकि मैं वहीं खड़ा था पैसा के लिए। तो तुरंत नंदलाल पता करता है कि वह कोठी सेक्टर 31 में D5 की किसकी है। तो पता लगता है कि मोनिंदर सिंह पढ़ेर ने साल 2000 में वह कोठी खरीदी थी। तो नंदलाल तुरंत ही D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पढ़ेर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जाता है, लेकिन पुलिस उसका नाम सुनते ही FIR दर्ज नहीं करती, क्योंकि मोनिंदर सिंह पढ़ेर एक करोड़पति व्यक्ति रहता है। तो पुलिस जब FIR लिखने से मना कर देती है तो नंदलाल चैन से नहीं बैठता है। वह एक वकील को हायर करता है और सेशन कोर्ट पहुंच जाता है। तो कोर्ट भी नंदलाल की बातों पे गौर करती है, क्योंकि गांव से पहले बच्चे गायब हुए और फिर इसकी बेटी। तो कोर्ट मोनिंदर सिंह पढ़ेर के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश देती है। तभी यह खबर मोनिंदर सिंह पढ़ेर के पास पहुंचती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो मोनिंदर FIR रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करता है और कहता है कि बच्चा चोरी जैसी बातें अफवाह है, लेकिन अदालत उसकी बात नहीं सुनती है और FIR करने का आदेश देती है। तो इसके बाद पुलिस FIR दर्ज करती है और जांच करना शुरू कर देती है। तो पुलिस सबसे पहले D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पढ़ेर के बारे में पता लगाती है। तो पता चलता है कि मोनिंदर सिंह पढ़ेर पंजाब का रहने वाला है और वह साल 2000 में नोएडा में सेक्टर 18 में एक कोठी लिया था। तो शुरू में उस कोठी में उसके साथ उसकी पत्नी और बेटा भी रहा करते थे, लेकिन 2003 तक दोनों पंजाब शिफ्ट हो गए। तो मोनिंदर सिंह बहुत कम आया करता कोठी पे, इसलिए वह अपने एक कर्नल मित्र से एक नौकर के बारे में पूछता है। तो कर्नल मित्र उसको एक नौकर के बारे में बताता है जिसका नाम सुरेंद्र कोली रहता है और सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था। क्योंकि वह खाना बहुत अच्छा बनाता था तो मोनिंदर को सुरेंद्र पसंद आ जाता है और 2003 में वह उसे काम पे रख लेता है।
तो मोनिंदर सिंह का पूरा परिवार चंडीगढ़ में रहता था। कभी कभी मोनिंदर काम के सिलसिले में दिल्ली आता तो निठारी के D5 कोठी में रहता था। तो ये सब जानने के बाद पुलिस कोठी की तलाश करने पहुंचती है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर रहता है। तो जब पुलिस D5 कोठी की तलाश करने पहुंचती है तो वहां बस मोनिंदर का नौकर सुरेंद्र कोहली रहता है। तो पुलिस पूरे कोठी की तलाश करती है तो कोठी में कुछ भी नहीं मिलता है, न पायल मिलती है ना ही कोई बच्चा मिलता है, क्योंकि जो बच्चे गायब हुए थे उन्हें भी अंतिम बार D5 कोठी के पास ही देखा गया था। तो इधर नंदलाल अपनी बेटी को ढूंढ ही रहा था और गांव से जो बच्चे गायब हुए थे उनके माता पिता भी नंदलाल के साथ हो जाते हैं। तो पुलिस को कोठी में कुछ भी नहीं मिलता है तो पुलिस वहां से जा रही होती है। तभी नंदलाल पुलिस से कहता है कि एक बार इस कोठी के पीछे देख लिया जाए। तो जब पुलिस कर्मी कोठी के पीछे जाती है तो एक बड़ा सा नाला रहता है और उसी नाले में बड़ा बड़ा पॉलिथीन दिखाई देता है। तो जब पुलिस कर्मी उस पॉलिथीन के पास जाकर देखती है तो उसमें से बच्चे का मांस का टुकड़ा निकल जाता है। तो वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पॉलिथीन में बच्चों के पैर और हाथ के टुकड़े निकलते हैं और ये निकलने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस आ जाती है। तो पुलिस उस नाले के बहाव को रोक देती है और फिर नाले की खुदवाई कराती है। तो उसमें कंकाल और पॉलिथीन में भरे बच्चों के हाथ पैर के मांस के टुकड़े मिलते हैं। तो पुलिस अधिकारी उसी दिन मोनिंदर सिंह और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। तो इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी टीम CBI भी शामिल हो जाती है। तो पुलिस को जब बच्चों और लड़कियों की हड्डियां और कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं तो पहले पुलिस को यह लगता है कि बच्चों के अंग निकालकर, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, इसके लिए इन बच्चों की हत्या कर दी गई और उसके बाद इन्हें काटकर नाली में फेंक दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि बच्चों के अंगों को निकालना या ट्रांसप्लांट कराना ये केवल हाई फाई हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है। तो पुलिस हत्या के मामले में तलाश शुरू कर देती है। तो पुलिस सबसे पहले मोनिंदर सिंह से पूछती है तो वह मानने को ही तैयार नहीं रहता है कि उसने एक भी बच्चों की हत्या की है। लेकिन जब नाले में से कंकाल और मांस का टुकड़ा मिलता है तो लोगों में इतना आक्रोश रहता है कि अगर मोनिंदर और सुरेंद्र गांव वाले के हाथ लग जाते तो गांव वाले उनकी हत्या कर देते। फिर पुलिस जब मोनिंदर के नौकर सुरेंद्र कोहली से थाने में पूछताछ करती है तो पहले सुरेंद्र कोहली भी कुछ बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे ही पुलिस सुरेंद्र के साथ सख्ती से पेश आती है तो वह पुलिस कर्मी को ऐसा बात बताता है जिससे कि पुलिस वाले कांप उठते हैं। पहले वह मोनिंदर के बारे में बताता है कि वह एक बहुत बड़ा अयाज था, क्योंकि वह जब कभी दिल्ली काम से आता तो वह कोठी पर जरूर आता और रात को कॉल गर्ल को बुलाकर उसके साथ रात गुजारता। और जब कॉल गर्ल के साथ वह कमरे में होता तो उसका नौकर सुरेंद्र कोहली छुपकर उन दोनों को देखा करता। लेकिन एक बार जब मोनिंदर दिल्ली आया तो वह कई दलालों को कॉल किया, फिर भी कोई लड़की नहीं मिली। तो वह सुरेंद्र कोहली से ही बोलता है कि मेरे लिए एक लड़की लेकर के आओ। तो सुरेंद्र कोहली ही एक लड़की लेकर आता है। तो जैसे ही सुबह होता है तो मोनिंदर चला जाता है और उसके जाने के बाद मोनिंदर का नौकर सुरेंद्र कोहली उस लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता है। तो लड़की बोलती है ये सब तुम नहीं कर पाओगे और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर सुरेंद्र कोहली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर उसके साथ रेप करता है। उसके बाद से ही वह बच्चे को D5 कोठी के आगे चॉकलेट या बिस्किट के बहाने घर में बुलाता और उनका गला घोंटकर उन्हें मार देता और फिर उनके साथ रेप करता। ऐसा करने के बाद वह उन्हें बाथरूम में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता और पेट के हिस्से को कुकर में पकाकर खा जाता। इतना जानने के बाद पुलिस भय और घृणा से भर जाती है और दोबारा कुछ पूछने को तैयार नहीं होती। तो पुलिस सुरेंद्र कोहली की मेडिकल जांच करवाती है तो वह नपुंसक निकलता है, फिर भी वह रेप किया था। और सुरेंद्र कोहली भी गिरफ्तारी से पहले खुद को नपुंसक बताया था, इसलिए पुलिस उसका मेडिकल टेस्ट करवाती है।
इसके नपुंसक होने के बावजूद भी इसका दूसरा पहलू यह रहता है कि सुरेंद्र कोहली मेडिकल स्टोर से यौन बढ़ाने वाला गोलियां खाता था और गोलियों के खाते ही वह लड़का और लड़की में अंतर नहीं कर पाता। सुरेंद्र कोहली को लेकर डॉक्टर ने एक और बात बताई कि सुरेंद्र कोहली नेक्रोफिलिया रोग से पीड़ित है। ये रेप इसलिए करता था क्योंकि इसे डर था कि लड़कियां इसका विरोध न करें। इसी डर से वह पहले हत्या करता फिर रेप करता और नेक्रोफिलिया में लोगों को संबंध बनाते समय यही डर रहता है। इसलिए सुरेंद्र कोहली मरे हुए लोगों के साथ संबंध बनाता था और उसने नंदलाल की बेटी पायल के साथ भी ऐसा ही किया। पहले उसकी हत्या की और उसके साथ रेप किया और अंत में उसे टुकड़ों में काटकर नाली में फेंक दिया। ये सब सुनने के बाद अदालत में जब उसकी पेशी होती है तो कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। तो 8 सितंबर 2014 को मेरठ जेल में सुबह के समय इसे फांसी होने वाली थी, लेकिन एक वकील 7 सितंबर को रात को ही मुख्य न्यायाधीश से बात करके इसकी फांसी रुकवा देती है। फिलहाल 8 साल बीत चुके हैं लेकिन सुरेंद्र कोहली को अब तक फांसी नहीं हुआ है। तो ये थी एक नरभक्षी दरिंदे की कहानी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।